नमः संस्कृत साथियों, मैं राकेश कुमार संस्कृत व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आप प्रश्न पूछिए, जो पूछोगे उसका जवाब आपको मिलेगा, जिस प्रकार से पूछोगे आपको उसका जवाब मिलेगा। और कल कुछ बच्चों ने, कुछ मेरे साथियों ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे हैं, बड़े अच्छे मतलब पूछने लायक प्रश्न पूछे हैं। जैसे किसी ने पूछा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई कह रहा है कि सर कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे किया जाए, कोई पूछ रहे हैं शादी हो गई क्या, और एक तो पूछ रहा है शादी कब कर रहे हो। चलो इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मनीषा गहलोत ने किया है और उसके सेम जैसा ही सवाल द सक्सेस पॉइंट विजन 8 ने किया है। मनीषा गहलोत पूछ रही है कि सर पढ़ाई में मन को नहीं लग गए, और द सक्सेस पॉइंट विजन पूछ रहे हैं कि पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्या करें। तो देखो, पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने को अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। अभिप्रेरणा अगर अपने अंदर है, प्रेरणा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि अभिप्रेरणा और प्रेरणा क्या होती है। आपको मैं बताता हूँ अभिप्रेरणा और प्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा होती है कि किसी कार्य के प्रति अपनी लगन कैसे बने, हम किसी कार्य को क्यों करें, वह अभिप्रेरणा होती है। अब वो क्यों करें वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बाह्य अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे मैं अभी मनीषा गहलोत को जवाब दूं तो अभी आपका संस्कृत पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं था तो आप संस्कृत पढ़ते भी थे, क्लास भी लगाते थे अच्छी तरह से और आपके नंबर भी अच्छे आए थे। उसके पीछे कारण ये था कि आपको एक अभिप्रेरणा मिल रही थी जो थी बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि कक्षा में मैं पढ़ाता उससे आधे से आधा टाइम मैं आपको अभिप्रेरणा देता था। जितना मैं आपको पढ़ाता, मेरा 45 मिनट का पीरियड आता था जिसमें मैं 40 मिनट आपको पढ़ाता, लेकिन 5 मिनट में आपको मोटिवेट करता था कि पढ़ो, पढ़ाई से क्या होगा, ये देखो वो देखो। वो मैं इसलिए नहीं करता था मैं क्लास में बकवासबाजी कर रहा हूँ, मैं इसलिए करता था ताकि आप अभिप्रेरित हों और आपका पढ़ने का मन करे। वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा ज़्यादा दिन चलती नहीं है। जैसे मैंने अभी जैसे ही कॉलेज छोड़ा, आपका पढ़ाई के प्रति क्या रुझान है आप देख लो, आपकी हालत कैसी है। और दूसरी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे श्रेष्ठ होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने मन से निकलती है। आप किसी भी प्रकार से अपने मन को बनाइए, जैसे एक टारगेट बनाइए, अपने माता पिता को करके दिखाना है, पड़ोसियों को करके दिखाना है, या जो लोग ताने मारते हैं अपनी तरफ कि तू नहीं कर सकता या तेरे से नहीं होगा, उनको करके दिखाना है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की प्रेरणा अपने काम आती है। आप इसको चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसे मान लो एक कोई लोग आपको कहते हैं, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे एक दिन सफल होकर के मुझे करके दिखाएंगे हाँ सर आज हम गवर्नमेंट जॉब में। वो थी पॉजिटिव प्रेरणा। और एक होती है नेगेटिव प्रेरणा, जिसको जैसे मान लो कोई कह रहा है कि नहीं तू क्या कर लेगा, पूरे दिन किताबों में पढ़ रहता है, कुछ नहीं होगा तेरे से। तो उनको जवाब देने के लिए ये दोनों प्रकार की प्रेरणा आपके काम आती है। उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको सुनिए और फिर उसको मन ही मन ठानिए कि हाँ तुझे मुझे जवाब देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। बिना टाइम शेड्यूल के, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं होगी, नहीं मन लगेगा। और टारगेट बनाइए, सुबह उठते ही टारगेट बनाइए कि आज मुझे इतनी देर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मन में ठान लीजिए कि हाँ आज मुझे 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है। वो 4 घंटे टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप फ्री कब हो, और उसी टाइम में आप उसको करिए। जब आप वो करोगे तो आपके मन में और बहुत सारे सवाल आएंगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप लगे रहिए। आप उन 4 घंटा या 3 घंटा या 2 घंटा जितने भी आप डिसाइड करो, उतने टाइम आप बस आदत बना लीजिए कि मेरे को पढ़ना है। समझ में आए न आए वो बात की बात है, याद हो या न हो वो बात की बात है, 4 घंटे पढ़ना है। ऐसे करके आप अपने आप को पहले पढ़ाई की आदत लगाओ। पढ़ाई की आदत लगती है और आदत लगने के बाद आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल पूछा है जतिन साहेवाल ने। ये मेरा एक प्री स्टूडेंट है। इसने पूछा है कि सर प्रत्यय का प्रयोग वचन के अनुसार भी करना पड़ेगा क्या, और प्रत्यय का प्रयोग लिंग के अनुसार कैसे करें। देखो जतिन, बात यह है बेटा कि जब अपने प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रत्यय किस शब्द के साथ लगा और क्या बना रहा है। जैसे आपके सिलेबस की बात करें, आपके सिलेबस में क्षत्रिय और सानच प्रत्यय है। ठीक है, अपने सानच प्रत्यय की बात करें, सानच प्रत्यय जब शैव धातु के साथ मिलता है तो शब्द बनता है शैव मान। ठीक है, पुल्लिंग में चलता है शैव मान है, स्त्रीलिंग में चलता है शैव माना।
इसी को मैं समझा रहा हूँ, इसी के आधार पर सुनो। अगर किसी पुल्लिंग शब्द के साथ आ रहा है, जैसे मान लो मैं एक वाक्य बोलता हूँ कि सेवा करते हुए बालक को देखो, सेवा करते हुए बालक को देखो। सेवा करते हुए, हुए अर्थ में आपको पता है कि सत्री और सानच प्रत्यय आते हैं, ठीक है। तो सेवा करते हुए बालक, बालक शब्द आ रहा है, जैसे आपके पेपर में आएगा कि रिक्तान, फिर आएगा बालक है, पश्य है। अब रिक्तान बालक है, पश्य है, बालक है पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, तो आपको सानच प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द ऐसा जो पुल्लिंग में हो और सेवा करता हुआ अर्थ निकले, तो सेव प्लस सानच जोड़ेंगे तो पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन, बालक प्रथम व्यक्ति पुल्लिंग एक वचन है। उसी प्रकार सानच प्रत्ययान्त शब्द भी हमें प्रथम व्यक्ति एक वचन का लाना पड़ेगा जो पुल्लिंग में हो, जैसे सेव मान है, बालक है, पश्य है। लेकिन इसकी जगह ऐसा होता कि दो बालकों को देखो, सेवा करते हुए दो बालकों को देखो, तो फिर हमें द्विवचन में डालना पड़ता, जैसे राम है राम, वैसे बालक है बालकौ, और वैसे ही सेव मान है सेव मानव, तो इसका बनता सेव मानव बालकौ पश्य, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वचन के अनुसार भी प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि लिंग के अनुसार। अब लिंग के अनुसार जैसे आपको मैंने पढ़ाया है और आपको जो भी जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी आपको बताया होगा कि प्रत्यय जो शब्द रूप चलते हैं, कई प्रत्यय तो अव्यय बन जाते हैं, लेकिन कई प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे हमें अभी सेव माना की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सेव माना भी बनता है, सेव माना भी बनता है। बालक की तरह जगह अगर बालिका होता तो वो सेव माना होता, उसका जवाब होता है सेव माना बालिका पश्य, सेवा करती हुई बालिका को देखो। बाकी आपने पूछा है कि सर प्रयोग लिंग के अनुसार कैसे करें, प्रत्यय का प्रयोग लिंग के अनुसार कैसे करें, ये जानने के लिए आपको मेरे प्रत्यय की क्लास देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट संधि के बाद आपके संख्या ज्ञानम और उसके बाद मैं शायद प्रत्यय की क्लास लूँगा, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल पूछा है हार्दिक शर्मा ने। इन्होंने पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो देखो, इसके लिए अपने कुछ स्पेशल किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं ले सकते, पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, कौन सा करियर आप चुन रहे हो। जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जाओ तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपका जिस सब्जेक्ट के लिए अच्छा नॉलेज हो और जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी हो वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके लिए कॉमर्स अच्छा होगा। और अगर आप ये चाहते हो नहीं ऑल ओवर बताओ, तो उसके लिए सबसे अच्छा आता है करंट जीके। आप करंट जीके को तैयार करते रहिए, वो हर एग्जाम में आता है। बाकी जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे हमें जानना किस लाइन में है, तो उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो पहले डिसाइड कीजिए, बताइए कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, फिर आपको बताएंगे कि हाँ बाकी सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर पूछो तो वो संस्कृत है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल पूछा है शिवम खाजूवाला ने। इन्होंने पूछा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए। तो देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पहले तो अपना जो माइंड सेट है इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, मैंने 2023 में 6 पेपर क्लियर किए, जिसमें रीट भी है, सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, KVS TGT भी है, नेट JRF भी हो गया, सेट भी हो गया। ये 6 पेपर हैं और इनको पास करने के लिए पहले तो मैंने ये सोचा था, मैंने पेपर देने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी मैंने ये सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ और हो जाएगा। पहली बात तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसको कठिन मान के मत चलिए। अगर आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि ये हार्ड है, कठिन है, तो आप नहीं कर पाओगे। पहली बात, आपको आए या न आए, अपने दिमाग को हमेशा ये कहोगे ये आसान है और मैं कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि आपका जो माइंड पे प्रेशर आएगा वो धीरे धीरे कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और पढ़ाई कर पाओगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको एक टाइम शेड्यूल के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे मान लो पेपर आज से 6 महीने बाद है, तो 6 महीने का आप टाइम शेड्यूल बनाइए। जितना टाइम शेड्यूल होगा उसके अनुसार चलिए, लेकिन किसी और कारण से उस टाइम शेड्यूल को, उस टाइम टेबल को बिगड़ने मत देना। उस टाइम टेबल के अनुसार चलना। जैसे मान लो आपने रोज़ का 4 घंटे या 6 घंटे का पढ़ने का प्लान बनाया है, क्योंकि देखो कंपटीशन की तैयारी करोगे तो कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ करके कंपटीशन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। वो 6 घंटे आपको रोज़ पढ़ने हैं, उनको मिस नहीं करना है। अगर मान लो मिस हो गया तो रात की नींद में से निकाल लो। टारगेट बनाओ अपना, जी कि ये हमारा टारगेट है कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, तो उस 6 घंटे की पढ़ाई करो। दूसरी बात,
जिस भी पेपर की तैयारी की तीसरी बात है कि जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उस पेपर का आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बनाइए। उस सिलेबस को ध्यान से देखिए कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं और कौन से आपको अच्छे से आते हैं। जो टॉपिक अच्छे से आते हैं उनको रिवीजन करते जाना, और जो टॉपिक कमज़ोर हैं आपके उनको और मजबूत बनाइए। और पेपर की तैयारी कम से कम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे, तब जाकर के पेपर क्लियर होता है। अगर और भी ज़्यादा जानना हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं जानता हूँ आपको, आपके पास मेरे नंबर होंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल पूछा है पवन महर्षि बिरकाली ने। ये मेरे मित्र हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इन्होंने सवाल पूछा है कि गुरुजी आपकी शादी हो गई क्या। देखिए पवन जी, जब मेरी शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी शादी है। दूसरी बात कि आपने ये सवाल क्यों पूछा ये मैं जानता हूँ, तो मैं मेरे जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि पवन जी ने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इनकी शादी इनके बचपन में हो गई थी, इनका बाल विवाह हुआ था। ये बिल्कुल मासूम से थे, कंप्यूटर पर बैठे रहते थे, इनको उठा करके वहाँ से इनकी शादी करवा दी। लेकिन किस्मत अच्छी है कि इनकी वाइफ अच्छी है, तो इनका थोड़ा सिस्टम ठीक चल रहा है, वरना इनको पता चलता कि शादी के बाद क्या होता है। हो सकता है पता चल गया हो, इसलिए बार ये पूछ नहीं रहे मुझसे कि शादी हो गई क्या, ये छेड़ रहे हैं। तो पवन जी, जब मेरी शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा, मत टेंशन लीजिए, सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको कॉल पर बताता हूँ। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। ये पूछा है आशीष रत्न ने। ये मेरा प्रिय स्टूडेंट है, ये अच्छा लड़का है। इसने पूछा है कि सर आप शादी कब कर रहे हो, हमें आपकी शादी में नाचना है। तो देख भाई, आपको नाचना है, मैं ऐसे नचा दूंगा, तू मेरे को क्यों नचवा रहा है। बाकी बात करें शादी की तो जब भी होगी आपको बता देंगे। तुझे ज़रूर नचवाऊंगा एक दिन मेरी शादी में, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो मेरी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ वीडियो आप नहीं देखते, बहुत से लोग देखते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन इतना ज़रूर बोल रहा हूँ कि जल्द ही 2025 में शायद कर सकता हूँ, सब कुछ सही रहा तो। बाकी देखते हैं किस्मत क्या कब कहाँ लेके जाए, इसके बारे में हम कुछ भविष्य के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन आपको ज़रूर नचवाएंगे एक दिन, ठीक है। तो आज के जो सवाल थे आपको उनका जवाब मिल चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि सबको सही जवाब मिला है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, आपके सवाल का उचित जवाब नहीं मिला, तो कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियो हर संडे को आती रहेगी। आप शनिवार को सवाल पूछना और रविवार को मैं उसके जवाब दूंगा। इन सवालों में आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमः संस्कृताय।